अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मस्जिद नबवी में पेश आने वाले तौहीन आमेज़ वाक़े पर सऊदी हुकूमत के बाद हुकूमत पाकिस्तान का भी एक्शन शुरू हो गया है। इमरान खान, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शेख रशीद, अनील मुसर्रत और राना अब्दुल सत्तार समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। फैसलाबाद के एक थाने में दर्ज होने वाली FIR के मुताबिक इस वाक़े की प्लानिंग पाकिस्तान में हुई, जिस पर इमरान खान के खिलाफ भी तौहीन मज़हब की साजिश का इल्ज़ाम है। कल तक PTI के जो रहनुमा इस वाक़े को पब्लिक रिएक्शन कहते रहे, अब सफाइयाँ देने पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो ये खरीद नहीं सकते फिर उनके ऊपर ये इंतकाम लेते हैं। इससे फूलिश केस क्या हो सकता है कि मदीना में कोई हरकत होती है, वो जब शब दुआ ख़त्म होती है तो हमें पता चलता है कि मदीना में क्या हुआ। ये जो इन्होंने शेख रशीद भतीजे से किया है, इससे शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है कि आप इस तरह एयरपोर्ट से पकड़ के किसी को जेल में डालें। यही इनसे हमें तवक्को है। ये इसी तरह के लोग हैं जिन्होंने हर किस्म की अब झूठे केसेस डाल लें। नाजरीन, शेख रशीद के भतीजे और कौमी असम्बली के रुकन राशिद शफीक को पाकिस्तान उतरते ही इस मुकदमे में गिरफ्तार करके FIA के हवाले कर दिया गया और बहुत सी और भी गिरफ्तारियों का इम्कान है। कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अब यह कानून अपना रास्ता बना रहा है या फिर मौजूदा हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की तरह इंतकामी सियासत की डगर पर चल पड़ी है। इमरान खान और उनके साथियों पर यह मुकदमा एक ऐसे वक्त में दर्ज किया गया है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुके हैं, जबकि इस एहतजाज का आगाज उन्होंने चांद रात से ही करने का ऐलान किया है। इससे पहले इमरान खान अपने हुकूमत गिराने के बयानिए को लेकर लाहौर, कराची और पेशावर में बड़े बड़े जलसे करके अपने कारकुनान का खून गरमा चुके हैं, लेकिन अब चांद रात से तहरीक इंसाफ का एहतजाज और शदीद गर्मी के मौसम में लॉन्ग मार्च पर अवामी जज्बात क्या हैं, इस पर हमने मुख्तलिफ लोगों की राय ली है। ये देखिए। हम खान के साथ इंशाल्लाह धरने पे जाएगा इस्लामाबाद, जब तक खान नहीं बोलेगा मुद्दर बैठा रहेगा। ईद साल के बाद आती है और हम शॉपिंग के लिए निकलेंगे और धरने को इग्नोर करेंगे। हम शॉपिंग करना पसंद कर लेंगे लेकिन एहतजाज पे नहीं जाएंगे। नहीं, एहतजाज नहीं हम करेंगे, हम अपना काम करेंगे और हम काम कर रहे हैं। हमारा एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्क में तो डेली के रुझान ही बन गया एहतजाज का। एहतजाज के लिए क्या निकले, हर दिन कोई ना कोई पार्टी एहतजाज करती है। हम निकलेंगे इंशाल्लाह और पहली दफा निकलेंगे। तो हम तो ईद वाले दिन भी कहते तो हमने जाना ही जाना था। शॉपिंग तो बाद का मसला है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन नहीं, हम साल भी बैठेंगे गर्मी में। खान साहब साडे लीडर है, जो भी बोलेंगे हम खान साहब के साथ। हमें 4 साल में उसने हमें क्या दिया? हमें परेशानी दी, हमें कुछ नहीं दे सकून नहीं दिया। ओ भाई, गरीब अवाम में कोई एहतजाज में शरीक नहीं होगा। अवाम अपनी रोजी रोटी के लिए जाएगी, इनके एहतजाज के पीछे जाएगी। भाई नहीं, हम तो नहीं चल सकेंगे, गर्मी बहुत है। ये हम शॉपिंग करेंगे उस हम एहतजाज की क्यों करते हैं यार? हम नहीं जा सकते इमरान खान के साथ लॉन्ग मार्च में। चांद रात को इमरान खान की कॉल पर एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। फैसले में सारा अवाम जाएगी इंशाल्लाह, सारा पाकिस्तान का अवाम जाएगी इंशाल्लाह। गलत है बिल्कुल, इमरान खान को कोई पसंद नहीं करता। ये हाजिर वक्त की हुकूमत अच्छी है। इमरान खान ने अपने दौर में क्या अच्छा किया? कुछ भी नहीं किया। इमरान खान की काल ही पी जाएंगे ना इस्लामाबाद, उनके साथ तो हम रहेंगे। 2 दिन 15 दिन 20 दिन महीना होता है तो हम उधर रहेंगे इनके पास। इमरान खान जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं इसमें इंशाल्लाह हम हिस्सा बनेंगे। खान साहब ने एहतजाज की कॉल की, हम जरूर जाएंगे। जहाँ जहाँ खान साहब बुलाएंगे हम जरूर जाएंगे। मजदूरी करने वाले बंदे हैं वो शॉपिंग करेंगे कि इमरान खान के धरने में जाएंगे। नाजरीन, अवाम के जज्बात अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत है कि खान साहब बड़े बड़े जलसे करते हैं, मगर सवाल यह है कि मौजूदा बैरूनी साजिश के बयानिए को क्या मुस्तकबिल में भी इसी तरह मकबूलियत मिल पाएगी? क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सभी इदारों से बैक वक्त महाजराई करते नजर आते हैं, क्योंकि कभी वो अदलिया को अपने फैसलों पर नजरसानी का कहते हैं तो कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हैं, जबकि कभी इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा करते नजर आते हैं कि फौरी इंतखाबात करवाए जाए। नाजरीन, 2014 में जब इमरान खान ने इस्लामाबाद धरना दिया था तो उस वक्त मौसम कदरे बेहतर था और उन्हें मुख्तलिफ तबकात की हिमायत हासिल होने के साथ साथ उनकी पॉकेट में जहांगीर खान तरीन और अलीम खान जैसे मजबूत मौशी हैसियत के लोग भी थे। मगर इस बार जहां पार्टी में तजादात हैं, वहीं इदारे भी उनके जारहाना रवैये से कुछ खुश नहीं हैं। ऊपर से हुकूमत का जो इत्तेहाद है, अब इत्तेहादी भी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं। इमरान खान के लिए किसी बड़े चैलेंज से ये सारी सूरत हाल यकीनन ये अच्छी नहीं होगी। नाज़रीन, एहतजाज, जलसे, जुलूस का मतलब तो ये होता है कि कोई आए और हमारी बात सुने। तो इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से लेकर पाकिस्तानी इदारों तक और ब्यूरोक्रेसी से लेकर हुकूमती नुमाइंदों तक
कहीं भी इमरान खान के बयानियों को सुनने वाला कोई नज़र नहीं आता है। ऐसे में उनके अर्ली इलेक्शन कराने के मुतालबे में कोई जान भी दिखाई नहीं देती है, या फिर एहतजाज का अगला लेवल इनकलाब ही हो सकता है, जिसकी तारीख बताती है कि इसके लिए किसी जुल्म के ख़िलाफ़ या मुश्तरका मफाद के लिए आने वाली तब्दीली को अवाम कबूल करके साथ चल पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त सियासी वाबस्तगी को लेकर पूरी सोसाइटी पोलराइज्ड है, यानी सियासी पार्टियों की अपनी अपनी मकबूलियत कायम है, लिहाजा ऐसे किसी इनकलाब की तवक्को भी नहीं की जा सकती। तो फिर क्या तहरीक इंसाफ की ये जारहाना सियासत सिर्फ दबाव की सियासत है? इसी मौजू पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, आज आपके भतीजे राशिद शफीक को मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को पामाल करने के मामले पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। फिर आपके खिलाफ फैसलाबाद में इसी मामले को लेकर और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इमरान खान, फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। सारे पाकिस्तान में मुकदमे दाखिल कर लें। राशिद शफीक तो वहां था नहीं, मैं तो पाकिस्तान में था। जितने मुकदमे कर लें, तुमने रहना नहीं है। चोरों को कल बख्तरबंद गाड़ियों में जुमे की नमाज पढ़ाने लेके गए हैं, फिर भी लोगों ने चोर कहा। हमने प्लान किया, चोर चोर हैं, जाएं लंदन में, रोज उसके घर के बाहर चोर चोर का नारा लगता है। और इवन फील्ड में लोगों ने लिख कर दिया जी कि इस शख्स को यहां से निकालो, यहां रात जो गुजरता है इसको चोर कह के गुजरता है। और आज मैं FIR दे रहा हूं, हमारा पीछा कर रहे हैं और मेरा मतलब एक शख्स मौजूद ही नहीं है। और 300 बंदों को ECL में बगैर किसी वजह के निकाला गया, जिन पर एक एक टन की एफिड्रीन और हेरोइन और कोकेन के केस हैं। एक हफ्ते में 200-300 लोगों को निकाल दिया गया बगैर कैबिनेट की मंजूरी के। ये तो चोर है साले। इन्होंने जाना है इस महीने में लड़ाई होनी है, इमरान खान ने कॉल देनी है, तूफान आना है, या हम नहीं या ये नहीं, तय हमारा शेख साहब वो कहते हैं हमारे पास बाकायदा वीडियो एविडेंस मौजूद है, हमारे पास सबूत मौजूद है कि किस तरह बरतानिया से लोगों को बाकायदा प्लान करके वहां पर सऊदीया भेजा गया और पाकिस्तान से लोगों के जत्थे भेजे गए। अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे जिन्होंने प्लानिंग की हो। हम खाना काबा की छत पे गए हैं, रोजे से हैं, रोजा रसूल में हम ऐसा काम नहीं करते। इनकी शक्ल पे ही नौसत है, इनको लोग देखते ही हैं तो चोर कहते हैं। ये 4-5 आदमी को देखते हैं तो मुंह से चोर निकलता है। खुदा हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दे कि हमने। लेकिन वो कहते हैं ना शेख रशीद को पहले कैसे पता था कि ये अगले हफ्ते जाएंगे, लोग इनको चोर चोर कह के जलील करेंगे। आप देखें इनका क्या हाल होता है। ये आप बहुत पहले, कुछ दिन पहले आप ये बात कर चुके थे। बिल्कुल, मैं गया था, माए मेरा हाथ चूमती थी, मेरा माथा चूमती थी, इमरान खान के लिए दुआ करती थी, कहती थी इमरान खान के लिए कुछ करो। और मुझे नजर आ गया कि इनके खिलाफ नफरत है। अभी इस बात को छोड़ दें, कल ये तो परसों की बात थी ना, कल बख्तरबंद गाड़ियों में लेके गए हैं और जितनी फौजी इसको सिक्योरिटी मिली है सारे लोग चोर कह रहे थे। और लंदन तो जाए ना, जरा बेल्जियम जाएं, जर्मनी जाएं, फ्रांस जाएं, अमेरिका जाएं, अगर ये इनको चोरों का टाइटल ना मिल गया तो फिर मुझे कहना। ये देखें, ये रिकग्नाइज चोर हैं। 40 अरब रुपए की चोरी के बाद बाप डाकू है और फर्द जुर्म से भागा हुआ है। बेटा चोरों का IG है और फर्द जुर्म से भागा हुआ है और चीफ मिनिस्टर लग गया है। इस तरह मुल्क चलते हैं? इस तरह नहीं मुल्क चल सकते। एक महीना मैंने मई का कहा, मई के एंड तक 30-31 तारीख तक आपको पता लग जाएगा, समंदर होगा आवाम का। लेकिन कहा जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी होगी? गिरफ्तार तो मुझे भी किया जा सकता है। रात 2 गाड़ियां मेरे पीछे लगी थी। क्या गिरफ्तार जी, हमारा ससुराल है जेल। सही जेल मेरा मतलब, हमने 7-7 साल कैदें काटी हैं, हमें लीडर बनाने का इनको शौक है, बना लो। हम तो अब 70 साल की उम्र में रिटायरमेंट की तरफ थे। यही हमें खींच के चोर लाते हैं, यही चोर हमें खींच के वापस लाते हैं। वरना हम तो कहते थे बस यार अब 16 दफा वजीर हो गए हैं, काफी है, अब हमने बांस पे तो नहीं चढ़ जाना ना।
सो इमरान खान को गिरफ्तार करें, अच्छी बात है। गली कूचे में लड़ाई होगी, गली कूचे में। लेकिन जब आप लोग ये लड़ाई के मैसेजेस देते हैं, ये कोई अच्छा सोसाइटी में मैसेज नहीं जाता शेख साहब। ये जो नफरत की और अदम तशद्दुद की, अदम बर्दाश्त की जो एक आग हमारे मुआशरे में फैल रही है, ये किसी एक को अपनी लपेट में नहीं लेगी। इससे फिर सब लोगों को उतना नुकसान होगा जितना नुकसान नून लीग, पीपल्स पार्टी को और बाकी जमातों को होगा। तहरीक इंसाफ भी उस आग से बच नहीं पाएगी शेख साहब। समझ है हमें ये बात, जो बात आप कह रही हैं हमें समझ है, और कोई बात करें। हमें समझ है कि जंग होगी तो फिर गली कूचे में होगी, चौक और चौराहे में होगी। इसका जो नतीजा निकलेगा वो भी हमें पता है। ये जेलों में होंगे, हम जेलों में नहीं होंगे। तो बस फैसला कर लिया कि अब आर होगा या पार होगा। बिल्कुल फाइनल है, ये महीना फाइनल है मई वाला। या आर या पार, या हम नहीं या तुम नहीं, या झाड़ू फिर जाएगा तो फिर जाए। तो अगर कोई ऐसी सूरत-ए-हाल होती है, खून खराबा होता है, तो आपको मेरी बात तो सुन लो ना। अब बात तो सुन लो जी, बात तो सुन लो ना कि आप गैर मुल्की माल खा के, गैर मुल्की फंडिंग लेके, इमरान खान तो 30% गंदम और पेट्रोल और गैस सस्ती रूस से लाने लगे था। अब तुम लाओ ना, लाओ डीजल, लाओ पेट्रोल, लाओ बिजली। अल्लाह की तरफ से जो कुछ हो गया बेहतर हो गया है। अच्छा, वरना हमारी पोजीशनें तो बड़ी कमजोर थी, खुद ब खुद खुदा ने ठीक कर दी हैं। अच्छा। लोग इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, कहते हैं ये चोर है। ये जो कुछ हो गया ठीक हो गया, मेरे हिसाब से तो ठीक हो गया। सही, हमारे हल्के दोबारा मजबूत हो गए हैं, वरना हम कमजोर हल्कों में थे। लेकिन जैसे आप लोग खाना जंगी की बातें कर रहे हैं, लड़ाई की बातें कर रहे हैं, सूरत-ए-हाल खून खराबा होता है, मार धाड़ शुरू होती है, तो आपको क्या लगता है बाकी इदारे खामोश बैठे रहेंगे? फिर तो इदारे मदाखलत करेंगे। इनकलाब जब आता है तो खून खराबा अगर हो जाता है तो अदारों को खामोश नहीं रहना चाहिए ना। अदारों को देखना चाहिए कि एक एक टन की एफिड्रीन को ECL में छोड़ दिया गया है। अदारों को देखना चाहिए कि 40 की कैबिनेट में 24 चोर हैं जिन पर केसेस हैं। अदारों के जिम्मेदारी है, इस अजीम अदारे हैं, हम अदारों को सलाम करते हैं। लेकिन अदारों ने बिल आखिर जब बात बढ़ेगी, जब बात बढ़ जाएगी तो फिर अदारे आएंगे। उससे पहले है कि बेहतर आए और इलेक्शन की डेट ऐलान करें और जान छुड़ाएं, मुनसिफाना इलेक्शन, और बात खत्म। शेख साहब, आपको भी लगता है कि जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हमारे बेहतर होते तो हम आज इक़्तिदार में होते, तो क्या आप भी यही समझते हैं कि हाँ ये सारे मामलात खराब ही इस वजह से हुए क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे? मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए बैठा हूँ, आपको मेरे से बात करें जो मेरे इंटरव्यू। चले मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये बात दुरुस्त है? क्या आप ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात? देखिए, जो कुछ भी हुआ, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हमें इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात ठीक रखने चाहिए, अच्छी बात है। हमारी फौज है, अजीम फौज है, हमसे उनसे तल्लुकात अच्छे रखने चाहिए और अगर गलतफहमियां दूर करनी चाहिए। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बेईमान, करप्ट, डिसऑनेस्ट और स्लगिश नवाज शरीफ खानदान को धक्के दे के इस मुल्क से निकालना चाहिए। ये ताल्लुकात खराब थे? भाई मुझसे आप वो सवाल, हर सवाल ऐसा ना पूछें कि ज्यादा चालाक ना बने आप ना। थे या नहीं थे, जो मैंने जवाब देना था वो दे दिया। सर चालाक बनने वाली क्या बात है? सर मैं सवाल पूछ रही हूँ, आपने अगर जवाब नहीं देना, आप चालाक ही बन रही है ना आप। भाई सवाल मैंने जवाब नहीं देना, लेकिन ऐसी लैंग्वेज तो इस्तेमाल नहीं करें सर। हाँ, जाहिर बात है आप ओवर स्मार्ट बन रही हैं। आप फौज के बारे में मैंने कह दिया, हमारी अजीम फौज है, हमारे अजीम अदारे हैं, हमें इन पे फख्र है। अब आप जानबूझ कर चाहती हैं कि मैं उल्टा जाऊं उधर। लाहौर के जलसे में जो इमरान खान साहब ने गलती सुधारने का पैगाम दिया था, वो किसको दिया था शेख साहब? क्या पैगाम दिया था? उन्होंने कहा था कि जिन्होंने गलती कर ली, गलती हो गई, अब गलती आप सुधार लें, आप इलेक्शन करा दें। अब इसका एक ही तरीका है कि आप लोग अपनी इस गलती को सुधारें। मैं जिनको दिया था उनको समझ है, ना मुझे दिया था ना आपको दिया था। आज लगता है आप इस मूड में नहीं है सर कि आपसे कुछ सख्त सवाल भी हो, आप उसका जवाब मेरे दें। 10 मिनट पूरे हो गए, आपसे 10 मिनट। मेरा भतीजा जेल में है, अभी पता नहीं कहाँ है। जाहिर है मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपको टाइम दे दिया था। मैंने अपनी अफू बियादिल्लाहि अफू बियादिकुम कुरान की आयत रोजे में कमिटमेंट को निभा रहा हूँ। जाहिर है मुझे पता ही नहीं है कि मेरे भतीजे को कहाँ उठा के ले गए, तो मुझे उसकी भी थोड़ी फिक्र है। सर इत्तलात ऐसी थी इससे पहले कि वो वापस आ सकते हैं, आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा शेख साहब? मेरे पास तो कोई इत्तला नहीं थी, मैं तो सोया उठा हूँ सहरी के बाद, तो मुझे पता लगा। रात को आपके मीडिया सेल पे भी छापा मारा है?
कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को छापा मारा है तो क्या, मीडिया सेल पे शुक्र है यहाँ साफी बैठे हुए थे। सही। राना सनाउल्लाह से आप क्या तोके रख सकती हैं? जो हमला औरतों को गोली मार सकता है, मनाजुल कुरान की बेटियों को गोलियां मार सकता है, उससे आप क्या तोके रख सकती हैं? जो टनों ड्रग एडिक्ट को ECL पे भेज सकता है, उससे आप क्या तोका रख सकती हैं? वो मीडिया सेल पे छापा नहीं मारेगा तो क्या करेगा? सही। मई के आखिरी हफ्ते में अगर लॉन्ग मार्च होता है तो तब तक बैठे रहेंगे इस्लामाबाद जब तक नए इलेक्शंस अनाउंस नहीं होंगे? पहले तो 126 दिन का धरना था, लेकिन अब ये ज्यादा भी हो सकता है। जरूरी नहीं ज्यादा होगा, मुख्तसर तरीन हो सकता है। अच्छा। और हो सकता है धरने से पहले भी मामला तय हो जाए कि इलेक्शन की डेट हो जाए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, ये जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, आपको पता है आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शेख रशीद के भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर इमरान खान, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शहबाज गिल और बहुत से लोगों के खिलाफ मुकदमात तो आईने मज़हब के दर्ज कर लिए गए हैं। ये रविश ठीक है? हम ये नहीं कह रहे जो मस्जिद नबी में हुआ वो भी गलत है, लेकिन अब जो हो रहा है तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अभी शेख रशीद साहब के साथ मैं इंटरव्यू कर रही थी, बड़ा पैनिक लग रहे थे वो बड़ा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टेंशन में है और उनको फिक्र थी कि मेरा भतीजा पता नहीं कहाँ पर है। ये क्या हो रहा है हमारी सियासत में मज़हर साहब? शुक्रिया शादिया। पहली चीज़ तो ये कि ये हमारी सियासत में कोई नया नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि हमारे सियासतदान कभी तारीख से सबक नहीं सीखते। वही रविश है जो माजी में है। ये याद रखें कि जब भी हुकूमतें इस तरह की कार्रवाई करती हैं तो उसे हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़ुमरे में लिया जाता है। आप लाख ये कह सकें, शुरू में जैसी ये गवर्नमेंट बनी थी क्या कहा जा रहा था कि जी कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया जाएगा, कोई वो नहीं लिया जाएगा, और फिर उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि कानून से बालातर कोई नहीं होगा। बिल्कुल कानून से बालातर किसी को होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर बहुत से सवालात ये उठ जाते हैं कि आप ख़ुद कानून की जद में हैं, जो हुकूमती वज़रा हैं, ख़ुद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ईद के बाद जो है फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है। मेरा ख्याल है ये PMLN को तारीख से सबक सीखना चाहिए। अगर वो नहीं सीखते हैं तो मैं क्या ज़ाहिर है क्या कर सकता हूँ। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे उन लोगों को नुकसान हुकूमत को होगा और सियासी फ़ायदा इमरान खान। लेकिन अगर गिरफ्तारियां बढ़ेंगी, जिस तरह कहा जा रहा है कि इमरान खान को भी हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, उन्हें भी अरेस्ट किया जा सकता है, शेख रशीद को भी रात में भी उनके मीडिया सेल पर छापा मारा, तो अगर सूरत हाल इस तरफ बढ़ती है तो आपको नहीं लगता इनसे हुकूमत को ही नुकसान होगा? उल्टा इनकी पॉपुलैरिटी जो है इमरान खान की और इन लोगों की बढ़ जाएगी। मैंने यही बात की शादिया, भी थोड़ी देर पहले यही बात की थी मैंने कि देखिए पाकिस्तान की सियासी तारीख में जब भी आप सियासतदानों को इस अंदाज में गिरफ्तार करेंगे वो कभी भी जो है वो हुकूमत के फेवर में नहीं जाता। हमारे यहाँ मसला क्या है, क्यों हम इस चीज़ को ये कहते हैं? इसलिए कि हमने इदारों को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं बनाया। अब आप ये गवर्नमेंट आई, इसने आके FIA में लोगों को हटा दिया। पिछली गवर्नमेंट थी, उसने आके बशीर मेमन साहब उनकी बात नहीं सुनते थे, उनको हटा दिया। ये आए तो ये राय ताहिर को ले आए, किसी और को हटा दिया। यही एजेंसीज में जब आप और पुलिस के लेवल तक जब आप ये चीज़ें करते हैं तो फिर क्योंकि आपने एक प्रोसेस नहीं फॉलो किया होता इन इदारों का, और ये इदारे खुद अपने तौर पे काम नहीं करते, तो इसलिए ये जो भी इनके एक्शन होते हैं वो यही समझे जाते हैं। अब इस वक्त अगर आज इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए माफ़ कीजिएगा, और कल PTI की हुकूमत ख़त्म आ जाए तो वो भी यही करेंगे, वो इनको हटा देंगे। चूँकि इदारे
जो है वो आपको लग रहा है कि हुकूमत कहीं ना कहीं जो अब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है उससे कहीं घबरा भी गए हैं? घबरा गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन ये जो रविश है, अब आप एक चीज को नेचुरल प्रोसेस में होने दें ना। वो इदारा है, उसके सामने कोई कंप्लेंट आती है, वो कंप्लेंट पे कार्रवाई करे। ये चीजें जब तक नहीं आप करेंगे, इस तरह से प्रोसेस, इनका टारगेट क्या है? 1 साल आपके पास है, 1 साल में आप इमरान खान को या XYZ किसी को कितना बंद कर लेंगे? कितने अरसे तक बंद कर सकते हैं? क्या मुकदमा कायम करेंगे आप? ये सारी चीजें, इतना खतरनाक खेल मुस्लिम लीग नून या हुकूमत ना खेले। ये कोलिशन गवर्नमेंट है, इनको इस चीज को समझना चाहिए कि ये आपका काम सिर्फ ये है। फोकस आपका क्या होना चाहिए इस वक्त? फोकस सिर्फ आवाम को रिलीफ देने पर होना चाहिए। फोकस होना चाहिए कि लोड शेडिंग कम से कम हो। फोकस होना चाहिए कि गैस की लोड शेडिंग गर्मियों में हो रही है, क्योंकि आपको नहीं लगता आवाम शायद अब ये जवाब नहीं सुनेंगे कि पिछली हुकूमत करके गई है? आवाम ने तो ये कहना है कि आप लोग आए हैं, हटा के आए हैं, तो आवाम ने तो इनसे जवाब मांगना है। इसलिए शायद ये ऑप्शन नहीं है इनके पास कि ये पिछली हुकूमत पर मलबा डालें। मैं यही कह रहा हूँ। और चूंकि इमरान खान या PTI अपने ये एजुटेशन कर रही है, वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें वो टारगेट, लेकिन ऑपोजिशन ये करती है। हर हुकूमत में ऑपोजिशन का यही रवैया होता है। हुकूमतों का रवैया बदला हुआ होता है। हुकूमत एक फलदार दरख्त की मानंद होती है जो झुकता है। आप कर लें, अगर आपने इदारे बनाए होते ना, अगर आपने इदारे बनाए होते तो कोई भी आप पे उंगली नहीं उठाता। अगर इमरान खान साहब ने इदारे बनाए होते तो कोई भी उंगली नहीं उठाता। बिल्कुल। नैब के बारे में अगर ये तासुर नहीं बैठता कि नैब जो है एक जानिबदार इदारा बन चुका है, तो कोई नैब पर उंगली नहीं उठाता। हमारे यहाँ चूंकि गैर जानिबदार इदारे नहीं बने, हमारे यहाँ खुद मुख्तार इदारे नहीं हैं, इसलिए इनका FIA जब भी किसी को पकड़ेगी तो उसका जो है इल्ज़ाम जो है हुकूमत पे जाएगा। अब जैसे शेख रशीद साहब के रिश्तेदार को पकड़ा, तो होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि पहले आप सऊदी अरब की अपनी तहकीक तो मुकम्मल होने दें। सऊदी अरब अगर अपनी तहकीक के नतीजे में इस नतीजे पर पहुंचे कि इन लोगों ने वहाँ मदीना मुनव्वरा में जो है वो कानून को तोड़ा है, कानून की खिलाफ वर्जी की है, और वो कोई कार्रवाई करें, उसके बाद वो किसी को डिपोर्ट करें अगर, सही, तो उसके बाद आप यहाँ उनको गिरफ्तार करने का कानूनी हक रखते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे तो आप किस लिए कार्रवाई कर रहे हैं? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार बादशाह साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्या हुकूमत की तब्दीली से अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कोई खुशगवार तब्दीली होने जा रही है? क्या जो बाइडन इंतज़ामिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए रजामंद होगी? क्योंकि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में अमेरिका के साथ ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार रहे। अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों के इनख़ला में मदद भी इस सर्द महरी की ये जो बर्फ़ थी इसको पिघला नहीं सकी। जबकि इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बयानिया लेकर चल रहे हैं, और वो बयानिया है कि अमरीका ने साजिश करके उनकी हुकूमत का ख़ात्मा किया है। इमरान खान साहब अपने जलसों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अमरीका के धमकी आमेज़ ख़त का जिक्र करते हैं और अमरीकी साजिश का बार बार जिक्र करते हैं। अगरचे हुकूमत पाकिस्तान ने तहकीकात के बाद ये वाज़ेह किया है कि इमरान खान हुकूमत गिराने के लिए तहरीक अदम एतमाद के पीछे किसी किस्म की कोई बैरूनी साजिश नहीं थी, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के इस बयानिए से अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात किस हद तक मुतासिर हुए हैं, और दूसरी तरफ चीन और रशिया हमें किस निगाह से देख रहे हैं। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना जितना ज़रूरी है, यूरोपीय मंडियों में रहना और GSP+ स्टेटस से फ़ायदा उठाना भी हमारे लिए उतना ज़रूरी है। नई हुकूमत तश्कील पा चुकी है और इसमें वज़ीर ख़ारजा का ओहदा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मिला है, जो कि नौजवान हैं और इनका एक सॉफ्ट चेहरा क्या पाकिस्तान के ख़ारजी मुहाज पर चैलेंजेस से निमटने के लिए बेहतर साबित हो पाएगा? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम तर सियासी अदम इस्तेहकाम के ख़ारजी मुहाज पर चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार हैं? और फिर सबसे बढ़कर ये
कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं ये किस तरह के होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे इस इल्ज़ाम के बाद, साजिश वाले इल्ज़ाम के बाद। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर जावेद साहब, हमारे लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जब भी आप आते हैं, अपने मसरूफियत के वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, थैंक यू। वेलकम। ताहिर साहब, अमेरिका इस सारे बयानिए को, इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहा है जब बार बार इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये अमरीकी साजिश है, अमेरिका ने साजिश करके अदम एतमाद को कामयाब करवाया, इसके पीछे अमरीकी हाथ है। अमेरिका इस सारी सूरत हाल को कैसे देखता है वहाँ पे? देखें, जब हुकूमत चेंज हो जाती है और उसके बाद फौरी तौर पे कोई भी पार्टी जो है वो अगले इलेक्शन में चली जाती है या अपोजिशन में बैठती हैं, तो ये यहाँ पे इनको अपोजिशन में बैठना था, लेकिन ये इलेक्शन मोड के अंदर रिज़ाइन दे के ये इलेक्शन के अंदर चले गए। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर एक चीज़ होती है कि जब आप इलेक्शन में होते हैं ना, तो उसको वो कहते हैं जी कैंपेन स्लोगन्स, और कैंपेन स्लोगन्स को कोई भी जो दूसरी हुकूमत है उसको इतना सीरियसली कभी भी नहीं लेते। उनको पता है कि लोकल ऑडियंस के लिए कहा जा रहा है, उनको पता है इलेक्शन के अंदर वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए कहा जा रहा है, इसके पीछे कोई किसी किस्म लेकिन नहीं, अभी वो हुकूमत में थे, अभी इमरान खान वजीर आजम थे जब से वो अमरीकी साजिश का बयानिया लेकर चल रहे हैं। अभी अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी, ठीक है, वो उनका, आपको वो जलसा याद है जिस जलसे में उन्होंने ख़त लहराया था, फिर इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लेना था लेकिन फिर ले गए, और इस तरह उन्होंने पॉज किया कि जैसे वो नहीं लेना चाहते थे, गलती हो गई। तो ये जब वो वजीर आजम थे वो तब से ये बात कर रहे हैं, ये इलेक्शन कैंपेन नहीं थी उसमें। लेकिन वो देखें, ये चीज़ आपको मुझे सबको पता है कि वो ख़त लहराने के टाइम से या थोड़ा सा उससे पहले तक उनका जो मामला हुकूमत के जाने का ना वो तय हो गया हुआ था। वो सबको पता था कि देखें, आप ये बताएं कि इन्होंने उससे 1.5-2 महीने पहले क्यों नहीं बोला, मतलब दरमियान में गैप भी है ना, 2-3 हफ्ते का गैप है, उससे भी पहले बोल सकते थे लेकिन नहीं बोला। वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस थी ना, पूरी दुनिया से वो लोग तो ये कहानी हुई। देखो ना, इसके आप पूरा डायनामिक्स चेक करेंगे तो दूसरी तरफ जो बंदा को बैठ के सोचेगा तो वो भी उसके सर्कमस्टेंस, क्योंकि जब नेशंस एक दूसरे से मुतल्लिक़ अपने मामलात को देखती हैं तो वो उसमें कोई चीज़ इमोशनल नहीं होती, इमोशनल सिर्फ आवाम को किया जाता है, वो भी वोट लेने के लिए। ख़ुद जितने भी लीडर्स हैं ना, वो अपने तरीके से बैठ के सोचते हैं कि इसको हमने किस, ये जो स्लोगन्स हैं अमेरिका की साजिश, फिर आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उसको बाकायदा फिर रद्द भी कर दिया गया कि ये साजिश नहीं है, ख्वाहिश हो सकती है, साजिश नहीं है, कहा गया, मुदाखलत कहा गया इसको। क्या कहती? मुदाखलत, इंटरफेरेंस भी नहीं है। हाउ इज इंटरफेरेंस, आप बताएं मुझे। मैं नहीं कह रही ये वो नहीं, कुछ नहीं, मैंने बताया ना कि इसको अगर कोई नाम देना बहुत ज़रूरी है तो आप ख्वाहिश कह सकते हैं, अगर आपको कोई नाम देना ही है तो इससे आगे कोई चीज़ नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसको सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन के स्लोगन से ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वक्त इस चीज़ को इससे ज़्यादा, कि देखें अमेरिका को भी नज़र आ रहा है कि इमरान खान इज़ अ पॉपुलर लीडर, इमरान खान की पार्टी के पास सीटें भी हैं और आगे भी लेंगे वो, तो ऐसा नहीं है कि वो उनको एक बिल्कुल लाइन मार दे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि किसी हद तक कोशिश की जाए कि एक अमेरिका का यानी 70 सम ईयर्स का एक इत्तेहाद, एक अलाई जो पाकिस्तान है, वो एक बड़ा एसेट गिना जाता था अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान को अभी भी गिना जाता है। मैं इसको ऐसा नहीं कहूँगा ये बिल्कुल ऑन दी अदर साइड चला गया। तो इसको फिक्स करने के अंदर अमेरिका की भी उतनी ही ख्वाहिश होगी जितनी पाकिस्तान की होनी चाहिए। लेकिन ये बात तो हकीकत है, अमेरिका इमरान खान के रशिया के दौरे से नाराज़ था। नाराज़ कह सकते हैं आप, लेकिन मैं समझूंगा कि खुश, लेकिन उसका रिएक्शन कोई नहीं लिया ना उसके ऊपर। देखें, यही तो जो बला के असद मजीद साहब को बात की गई, उसके अंदर यही बात की गई ना कि इनको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तौर पे उन दिनों के अंदर जब ये उसी दिन जिस दिन जंग शुरू हुई है। तो एक ऐसे कह लें कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को पता था कि मैं उधर उतरूंगा तो ये जंग शुरू हो जाएगी। वो तो आपको भी याद है कि व्हाट्सएप के जोक्स शुरू हो गए थे कि जब तक ये गए नहीं जंग शुरू नहीं हुई। तो ये मतलब एक ऑप्टिक्स इतने बुरे हो गए कि उसको आप, मैं समझता हूँ कि रशिया ने और पुतिन ने भी खान साहब के साथ एक यानी ज़्यादती की, हाथ किया उसने। उसको बताना चाहिए था कि मैं इस दिन लॉन्च करने जा रहा हूँ, आपको आना है
पहले देखिए, एक जेंटलमैन तरीका तो नेशंस के दरमियान में यही है ना कि आप ओपन रखें। मेरा नहीं ख्याल कि पुतिन ने इनको बताया होगा। अब यहाँ पे इमरान खान साहब को ही सोचने की ज़रूरत है कि यार ये किस तरह का बंदा है जिसको मैं यहाँ से मिलने के लिए गया हूँ और उसने बजाय मेरे से बात कर, अगले दिन भी करता ना तो ये हो सकता था कि जी आप, लेकिन उस दिन एक सिंबॉलिक जो चीज़ की है तो उसने, लेकिन ये दौरे एक दिन में तो तय नहीं होते, ये तो दौरा तो पहले का होगा, आई अंडरस्टैंड पहले का होगा, लेकिन जंग का भी पहले का तय हुआ होगा कि वो भी उसने आधे घंटा पहले किया होगा। तो फिर मैं वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पुतिन को तो पता था ना कि ये जंग भी होने जा रही है, इस दिन मैंने अटैक करना है। इस दिन इमरान खान साहब ने, डिड ही टेल द फॉरेन मिनिस्टर शाहमद कुरैशी या इमरान खान के भी हम ये करने जा रहे हैं? अगर उसने बताया कि हम करने जा रहे हैं, इनको नहीं जाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि उसने बताया होगा। अगर उसने नहीं बताया तो इनको ये सोचना चाहिए कि ये हमारा कितना फ्रेंड बन सकता है या कभी होगा, जो हमें उसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दुनिया के अंदर उसकी एक डिफरेंट पिक्चर पेंट कर दी उधर सिर्फ अपने लैंड कराने के बाद। फिर उनकी कोई जॉइंट, मेरा नहीं ख्याल, मेरे नॉलेज में मुलाकात के बाद कोई जॉइंट एक वो एलानिया जो होता है वो भी नहीं हुआ। तो यानी वो मसलसल गेम प्ले की रशिया ने। अगर एलानिया होता तो ऑब्वियसली उसके अंदर खान साहब अपना मौकफ देते कि मैंने पुतिन से ये बात किया कि जंग नहीं अच्छी चीज़ को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान का तो हमेशा से ये स्लोगन है। साहब कहते हैं कि उन्होंने वहाँ जाके ये मैसेज दिया कि ये सिलसिला यहाँ पे रुकना चाहिए ना। नहीं, उनका तो एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मैं लोगों के साथ जंग के अंदर शराकत नहीं, तो वो फिर ये देखें ना, ये किसी ने आज तक नहीं सोचा कि पुतिन ने वो भी नहीं किया टुगेदर, जो क्या क्या स्टेटमेंट नहीं दी, उसने इनको ये भी नहीं बताया। और तो बेसिकली आई मीन बड़ी गलत अल्फाज हैं, लेकिन खान साहब इज बीइंग यूज्ड। अच्छा, और उसके बाद फिर वो गैप किया और फिर डेविड लो और असद मजीद की मुलाकात को सिर्फ एक बहाना बनाकर और सिर्फ रशिया की मुखालिफत को या नाराजगी को बहाना बनाकर आपको लगता है कि इन्होंने एक साजिश का बयानिया घड़ा? किसने? देखिए, अच्छा अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ कि ये किसकी ख्वाहिश है। आप अभी हमने जो गुफ्तगू की है कि ये अमेरिका और पाकिस्तान के अंदर गैप डलवाने की ख्वाहिश किसकी है? अमेरिका की नहीं है, ये रशिया की है। दे पेंटेड दिस होल पिक्चर कि जिसके अंदर अमेरिका, तो रशिया ने कहा इमरान खान को आप ये बयानिया घड़े। नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैंने कहा उसने बुलाया और उसी दिन अटैक किया, फिर टुगेदर स्टेटमेंट नहीं दी, तो एक फजी चीज़ होगी ना कि पता नहीं खान साहब ने बैग नहीं, ये बयानिया क्यों घड़ा? अच्छा, अब ये बारी बारी आते हैं ना। अच्छा, उसके बाद अब अमेरिका को जब ये ऑप्टिक्स नज़र आ रहे हैं तो उनको ये अच्छी तो नहीं लगेगी ना चीज़ कि भी इतनी एक पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है और आप जाकर के रशिया के साथ 2-3 मुल्कों के अलावा कौन है उसके साथ। अच्छा, अब वहाँ पे फिर उन्होंने जो भी डोनाल्ड लू ने अपने इसी ख्यालात, इसी जो ख्वाहिशात या क्या कहते हैं नाराज़गी का इजहार कि ये इमरान खान साहब सिर्फ रशिया के दौरे पर नाराजगी थी। देखिए, आपके जो वो तो अब दुनिया को ओपन ही कर दिया ना इन्होंने लेटर, तो अब उस हिसाब से तो वही बात हुई। उसके आगे आप बताएं, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, उसके आगे लेकिन तो ये लोग तो कहते हैं कि उसमें अदम एतमाद का भी जिक्र था। वो डेविड लूड नहीं अदम, अच्छा अब यहाँ पे आ जाए अदम एतमाद का लेटर में आ रहा है उनके। अदम एतमाद का जिक्र मुझे दिसंबर का मुझे पता है क्यों आ रही है। हाँ, तो इमरान खान साहब बिल्कुल तो इमरान खान साहब को तो वो तो ये भी बयानिया कर रहे हैं कि अभी तक तो अदम एतमाद आई नहीं थी, तो असद मजीद साहब के साथ अमरीका ने कैसे ही डिस्कस कर लिया। शाजिया, आपको पता था ना? हाँ। मुझे पता था और मैं क्योंकि ज़ाहिर ऑपोजिशन बातें कर रही थी। अच्छा, अब हमारे ऊपर हजारों लोग होंगे जो हमसे ज्यादा ताकतवर और बाखबर हैं। हाँ। उनको भी पता होगा। हाँ। तो ये कोई ढकी छुपी चीज तो नहीं थी कि अदम एतमाद आ रही है। तो डोनाल्ड लू इतना भी भोला नहीं है कि उसको नहीं पता हो कि ये आ रही है। अब फ्लोर होना और उसके लिए प्रेपरेशन के लिए कराची के, आपको पता ना कराची की कब हुई थी, वो दिसंबर में जाकर ये कराची में मिले थे। हाँ। और उसके बाद मसलसल मुलाकातें हो रही हैं और टास्क दे दी गई है, तो ये सारी दुनिया को पता है। अगर अपोजिशन के कुछ लोग मिलते हैं सफ़ीरों से, अमरीकी सफ़ीर से, तो ये कोई गलत बात है? मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये बात अभी बनी गाला में आपकी इमरान खान से मुलाकात हुई है ना? मैं फिर आपको ये बातें आपने समझाई जब आपने मैं इस टॉपिक पे उनसे कोई बात नहीं हुई कि आप यहाँ पे ये देखें, ये जो मामला था ना कि जब आपने एक स्लोगन बनाया, उन्होंने आपसे मिल कैसे लिया? अमरीकी साजिश हुई है? नहीं, मेरी तो एक ज़ाती दोस्ती है उनके साथ, उसमें कोई और मेरे अलावा इल्हान उमर से भी मिले हैं जो देखें, खान साहब इज़ नॉट अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। ये मैं इस चीज़ के ऊपर आपको पता नहीं, मैं 10 घंटे भी बोल के समझाऊँ ना तो इनफ नहीं होगा कि ही इज़ नॉट अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन अब कहानी है, देखिए उनकी हुकूमत को टापल तो किया गया, ठीक है ना। अब वहाँ पे आप किसने किया? वो तो अमेरिका को कह रहे हैं ना, अपोजिशन ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाके आपके सामने की। तो ये बात आप वही तो कह रही हो, ये बात आपने उनको समझाई? उनको पता है, तो फिर वो अमरीकी साजिश का देखिए वो जिसको, अच्छा ये बात उनको पता है, उनको पता है कि वोट उनके खिलाफ हुआ है, कि सिर्फ ये अपोजिशन ने किया है। देखें, आप समझते कि उनको इतना भी नहीं पता कि ये वोट मेरे खिलाफ पड़े और मुझे, देखिए हुआ तो ऐसे ही है ना। हाँ। अब
साजिश क्या होती है? साजिश के अंदर एक प्लान तैयार होता है जिसके अंदर कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ को मिलेगा, वो उसको राज़ी करेगा, वो उसको राज़ी करेगा, इसको ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरह का मैं वही कहता हूँ, ख्वाहिश को साजिश का नाम दे के आप कर लें, उसका तो आता है ना। आप देखिए, मैंने अगर किसी जगह बैठ के आपके खिलाफ को बात की, यार इसकी यहाँ से ये जॉब निकल जानी चाहिए, थोड़ी दिनों बाद आपकी जॉब, आपको मेरे ऊपर गुस्सा तो आएगा कि यार इस बंदे ने हो सकता है। अमरीकी थिंक टैंक क्या ये बाइडन को ये मशवरा दे रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब से तो मुलाकात भी होनी चाहिए, फ़ोन पे बात भी होनी चाहिए, ताल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए? क्या ये चल रहा है? देखें, अमेरिका के जो पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन है ना, वो कभी भी रुकी नहीं है। अच्छा, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की भी, नेशनल सिक्योरिटी के लोगों की भी, और एम्बेसडर्स की भी। वहाँ पे देखे ना, डोनाल्ड लू से जो मुलाकात हुई है, तो मुलाकात तो हुई थी ना। तो ये जो मामलात हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर कभी भी अमेरिका और पाकिस्तान, पिछले कई सालों की मैं बात कर रहा हूँ, कभी कोई चीज़ कन्वर्सेशन नहीं रुकी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। डेमोक्रेटिक ताहिर जावेद साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मनाने के लिए परदेसी अपने घरों को जा रहे हैं। दूर देश में रहने वाले और देहातों के बासी जो रोज़गार की तलाश में मुल्क के बड़े बड़े शहरों में आते हैं, उनकी ईद के रंग में ट्रांसपोर्ट जो है, ये हर साल ट्रांसपोर्ट माफिया जो है ईद के रंग में भंग डाल देता है। ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में परदेसियों को ब्लैकमेल किया जाता है और जो मुकर्रर करदा किराए होते हैं उनसे दुगना या इससे भी ज़्यादा हर साल ऐसे मौक़ों पर किराए ज़्यादा वसूल किए जाते हैं। चूँकि उन्हें अपने घरों को ज़ाहिर है बर वक्त पहुँचना होता है, ईद अपने प्यारों के साथ करनी होती है, इसलिए वो मजबूरन ज़्यादा किराए देकर भी सफ़र करने को तैयार होते हैं। ऐसे में नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस की खुसूसी टीमें इन मुनाफाखोरों को रास्ते में रोककर मुसाफिरों से ब्लैकमेल करके वसूल किए गए पैसे वापस दिलाती हैं। यही नहीं, ओवरलोडिंग वाली जो बसें हैं उन पर भी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। आपको क्या था, 2000 रुपये वापस देना था, कैसे वापस दीजिएगा आपको? आपको 1500 मिल गए आपको। आप राजी होंगे फिर हम भेजेंगे 50-50 वापस ले हुकूमत के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से तय करदा किरायों पर ट्रांसपोर्टर्स ईद के दिनों में बिल्कुल अमल करते नजर नहीं आते हैं, जबकि उन्हें सजा देने का भी कोई कानून खास नजर नहीं आता। ऐसे में नेशनल हाईवे पुलिस का मजदूर और मजबूर जो मुसाफिर हैं उनको किराया वापस देने का जो निज़ाम है, ये जो उनकी कोशिशें हैं, ये यकीनन काबिल सत्ताइश हैं। लेकिन जिस सतह पर ट्रांसपोर्टर्स मुनाफाखोरी कर रहे हैं, क्या इसके मुताबिक हाईवे और मोटरवे पुलिस एक्शन भी ले रही है? इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आईजी मोटरवे पुलिस इनाम गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इनाम गनी साहब। इनाम गनी साहब, आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं यकीनन इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, काबिल सत्ताइश है कि हर साल जो ये ट्रांसपोर्टर माफिया है, ऐसे मौक़ों पर, ख़ासतौर ईद के मौके पर लोगों ने सफ़र करके जब अपने शहरों को वापस जाना होता है ईद अपने अपनों के साथ मनाने के लिए, दुगना से भी ज़्यादा किराए जो है ना वो वसूल किए जाते हैं। तो कैसे आप इस सब को रोक रहे हैं? क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी है और कितना अभी तक आप लोग इस पर एक्शन ले चुके हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बदकिस्मती है हमारी कि ये जो इस तरह के ओकेजन्स होते हैं जहाँ पर हमें एक दूसरे को हेल्प सपोर्ट करना चाहिए, और ख़ासकर ये जो ईद उल फितर है, तो नॉर्मली रमज़ान में लोग अपने घरों को जा रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे होते हैं, तो वो उसमें जब इस तरह के हालात हो जाते हैं, और ख़ासकर मजदूर तबके के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हमने इसमें इस दफ़ा कोशिश ये की है कि चूंकि इसको समझना ज़रूरी है, हम ज़्यादातर हाईवेज और मोटरवेज पे हैं, तो हम शहरों के अंदर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस है, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया कि जो गाड़ियां अड्डों से निकले तो अड्डे, बिकॉज वो शहरों के अंदर है, तो वहाँ पे वो पहले के से उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लें। हमने अपने लेवल पे हमारे जो DIGs हैं, जोनल कमांडर्स हैं,
उन्होंने मीटिंग्स की, PSV ये जो इनके मैनेजमेंट है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अड्डे के मालिकान हैं, उनके साथ, और उनको बताया कि हम ना सिर्फ जुर्माना करेंगे, किराए वापस करेंगे, बल्कि जो रूट परमिट है, बिकॉज ये वायलेशन उस परमिट की भी है, तो जहां जरूरत पड़ी हम रूट परमिट जो है वो भी कैंसिल करेंगे उन अड्डों का और उन गाड़ियों का जो वायलेशन करेंगे। और उसके साथ साथ हमने कोशिश ये की कि ऑन द वे, ऑन द रूट हम चेक करें। मोटरवे पे तो हमारे लिए बड़ी आसानी है, हम जैसी गाड़ी मोटरवे पे चलती है और हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे हम चेक भी सर, दूसरी हाईवेज पे मुश्किल हो जाता है। तो GT रोड इज एन इशू फॉर अस, और हमारे पास ये ज्यादातर N5 GT रोड, उस पे जगह जगह हमारी टीमें इसको चेक कर रही हैं, गाड़ियों में जाके ऊपर पैसेंजर से पूछते हैं। उसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम ओवरलोडिंग का भी है, ना सिर्फ ये ओवर चार्जिंग करते हैं बल्कि ओवरलोडिंग भी करते हैं। और वो अब आप देखें कि अगर एक गाड़ी जा रही है और उसमें 20 मुसाफिरों की गुंजाइश है और उसमें अगर 35 ठूसे हुए हैं, तो वो बेचारे किस हालत में इस रमजान में, इस गर्मी में अपने घरों तक पहुंचेंगे। सो हमारी कोशिश, एफर्ट यही है कि अड्डों पे भी इसको रोका जाए और रोड पे भी इसको रोका जाए। दूसरा, हमने अपने ऑफिसर्स को ये कहा है कि हम इस पे मिनिमम जुर्मानों पे नहीं जाएंगे, हम मैक्सिमम जुर्मानों पे जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जुर्माने की लिमिट है कि 500 से लेके 2000 या 1000 से लेके 2000। तो मैंने डायरेक्ट यही किया है कि ये हम मैक्सिमम उस पे जाएंगे पेनल्टी पे, बिकॉज ये बहुत जुल्म है हमारे लोगों के साथ। तो जिन लोगों से ज्यादा किराए वसूल किए जा रहे हैं, क्या लोग भी आप लोगों से खुद राब्ता कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी इस रूट पर चल रही है तो आप इस पर एक्शन लें, या आप अपने ताई कर रहे हैं, जो गाड़ी अड्डे से निकलती है, स्टेशन से निकलती है, तो आप वहीं पर उसको रोक लेते हैं? उसमें हमने कोशिश ये की है कि हमारे जो सोशल मीडिया के डिफरेंट हमारे फोरम्स हैं, हमारे ट्विटर, फेसबुक, हमारा FM रेडियो, उस पे हमने लोगों को पिछले एक हफ्ते से, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो हमने कैंपेन शुरू की है। मैं खुद भी उस पे बार बार आया, लोगों से रिक्वेस्ट की कि आपके पास बहुत इजी है, हमारा टोल फ्री नंबर है 130, उस पे अगर आप सड़क पे चलते चलते कॉल करेंगे तो अगले बीच में हमारे अफसर उसको रोक लेंगे, और वो लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर भी रहे हैं, लोग हमें बता भी रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू ये मैसेज भी दे दें कि जो ओवरचार्ज करेगा उसको इतना जुर्माना होगा। देखिए, इसमें दोनों चीजों पे हम वो करेंगे, जो ओवरचार्ज करेगा उसको 2000 मिनिमम 2000 हम जुर्माना करेंगे उस गाड़ी को। उस गाड़ी में जितने पैसेंजर से किराया लिया हुआ है वो पैसेंजर्स को किराया वापस होगा। सर, वैसे कितना ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं ये अभी मुख्तलिफ जगहों पे जिसका जितना भी दाव चलता है, और वो बहाने यही बनाते हैं कि वापसी पे हमें खाली आना पड़ेगा, हमारे पास पैसेंजर्स नहीं होंगे, तो वो जिसका जितना भी दाव चलता है वो उसको कर रहे हैं। लेकिन जो इनको सबसे बड़ा थ्रेट हमारी तरफ से है वो ये है कि अगर हम रूट परमिट इनका कैंसिल करते हैं तो ये अगले कम से कम 4-6 महीने ये गाड़ी सड़क पे नहीं आ सकेगी। और तो क्या आपने ये एक्शन लिया है अभी तक रूट परमिट कैंसिल करने का? जी, हमने इस वक्त ये पिछले 48 घंटे का मैं आज सुबह ही वो कर रहा था, और मैं पर्सनली और हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो इसको फॉलो कर रहा है, एक एक चीज को, एक एक सड़क, एक एक सेगमेंट को। तो इस वक्त हम कोई 40 से 45 लाख तक जुर्माना कर चुके हैं, और हम इस वक्त तक कोई 15,000 के करीब चालान कर चुके हैं। और उसमें ना सिर्फ ये किया है बल्कि कुछ गाड़ियों का जिसमें हमें ये खतरा होता है कि ये ठीक वो नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को तंग करने के बजाय जब अगले स्टेशन पे पहुंचता है तो हम उस गाड़ी के खिलाफ पर्चे भी दिलवा रहे हैं, हम उनको बंद भी कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स अगर इसको सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो बिहेव करें, वो अपने लोगों के साथ जुल्म ना करें। NHMP अपनी कौम के साथ, अहले वतन के साथ इन हालात में खड़ी है। और जब ईद से वापसी का वक्त होता है, जाहिर है लोगों ने वापस अपने कामों पे भी वापस आना होता है, जहाँ से जाते हैं अपनी वापस जगहों पे आते हैं, तब भी ये लोग बहुत तंग करते हैं। आपकी टीम्स तब भी एक्टिव रहेंगी? हम जी इसको सारा साल करते हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इस पे हमारे ऑफिसर्स, हमने छुट्टियां बंद की हुई है, एक्स्ट्रा लीव्स भी किसी को नहीं दी, हम सिर्फ इसी काम को कर रहे हैं। और कमिंग संडे मंडे तक हम इसको चलाएंगे, इस प्रोसेस को, ताकि लोग अपने घरों को भी सुकून से वापस पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। IG पुलिस इनाम गनी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।